नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम लोकतंत्र 2016 में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने असम में रैलियां की। दोनों तरफ से कई सवाल उठाए गए, एक दूसरे को सवालों में घेरा गया, आरोप प्रत्यारोपों की बौछार की गई। दोनों प्रदेशों में 11 तारीख को ही मतदान मुकर्रर है, लिहाजा सभी राजनीतिक पार्टियों ने जीत के लिए पूरा जोर लगा दिया है। उधर पुदुचेरी में आज चुनाव आयोग की टीम का दौरा पूरा हो गया। चुनाव तैयारियों की जायजा लेने पहुंची टीम ने सुरक्षा से लेकर शांतिपूर्ण मतदान के लिए कई घोषणाएं की। इस खास चुनावी बुलेटिन में हम इन तमाम खबरों को आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि केरल और तमिलनाडु की सियासी तस्वीर आखिर है क्या, और असम के अहम राजनीतिक चेहरे बदरुद्दीन अजमल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद से राज्यसभा टीवी की खास बातचीत भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले एक नजर चुनावी सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र की बैठकों का बहिष्कार करती हैं ममता बनर्जी। तो असम में सोनिया गांधी ने साधा निशाना, केंद्र सरकार पर तानाशाही होने का आरोप। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का असम में जीत का दावा, राज्यसभा टीवी से खास बातचीत पे कहा, अपने दम पर बनाएंगे सरकार। चुनाव से पहले केरल सरकार को राहत, मुफ्त चावल योजना से प्रतिबंध हटा। चुनाव आयोग का मंत्रियों विधायकों को कार्यक्रमों से दूर रहने का निर्देश। और चुनाव आयोग ने लिया पुदुचेरी में तैयारियों का जायजा, सभी दलों के साथ बैठकें, कांग्रेस और बीजेपी ने रखी अपनी अपनी शिकायतें। और लोकतंत्र के आज के सफर की शुरुआत पश्चिम बंगाल से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राज्य के विकास की अनदेखी का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल के मदारीहाट, आसनसोल और सिलीगुड़ी की रैलियों में उन्होंने कहा कि सत्ताधारी टीएमसी वाम दलों की नीतियों को ही आगे बढ़ा रही है। चुनाव प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ताधारी टीएमसी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि जब भी केंद्र सरकार राज्य के विकास पर चर्चा के लिए बैठकें बुलाती है, ममता बनर्जी उसका बहिष्कार कर देती हैं। मोदी ने मीटिंग बुलाई है, मैं नहीं जाऊंगी। बंगाल का नुकसान हो तो हो, बंगाल बर्बाद हो जाए तो हो जाए, बंगाल के नौजवानों का भविष्य तबाह हो जाए तो हो जाए। प्रधानमंत्री ने टीएमसी और कांग्रेस में मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि ममता बनर्जी जब दिल्ली जाती हैं तो कांग्रेस अध्यक्ष से जरूर मिलती हैं। उन्होंने कहा कि टीएमसी ने राज्य में वाम दलों की नीतियों को ही आगे बढ़ाया है। 34 साल तक लेप वालों ने जो तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, ये कुछ ठीक ठाक करने की कोशिश करेगी। लेकिन उन्होंने जो काम किया था उसी को आगे बढ़ाया और बर्बादी ले आए और बदनामी ले आए। नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि टीएमसी ने परिवर्तन का नारा देकर लोगों को गुमराह किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में अब मां, माटी और मानुष की जगह सिर्फ मौत और पैसे का बोलबाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में तीसरे दौर के लिए आज नाम वापसी की आखिरी तारीख थी। मंगलवार को नामांकन पत्रों की जांच के बाद उम्मीदवारों को 2 दिनों का वक्त दिया गया था। तीसरे दौर में पर्चे की जांच के बाद 421 उम्मीदवार मैदान में बचे हैं। उत्तरी कोलकाता, बर्धमान, मुर्शिदाबाद और नादिया जिले की 62 सीटों पर 21 अप्रैल को मतदान होगा। वहीं चौथे दौर के लिए कल नामांकन भरने की आखिरी तारीख है। शनिवार को चौथे दौर की 49 सीटों के लिए नामांकन पत्रों की जाँच होगी और 11 अप्रैल तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं। 25 अप्रैल को चौथे दौर का मतदान होगा। 5वें दौर के लिए भी नामांकन भरने का काम जारी है। और वर्धमान से हमारे संवाददाता प्रणव गोस्वामी इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तो उनका रुख करते हैं। प्रणव, आज प्रधानमंत्री ने बड़े तीखे हमले किए हैं राज्य सरकार पर और साथ ही साथ कांग्रेस पर भी किए उन्होंने इशारों, लेकिन फोकस उनका ममता बनर्जी थी। क्या लगता है आपको, कितनी बड़ी चुनौती है इस वक्त पश्चिम बंगाल की सत्ता बीजेपी के लिए?
देखिए, बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती इस रूप में है कि बीजेपी के पास पाने के लिए बहुत कुछ है लेकिन खोने के लिए कुछ भी नहीं है। सबको पता है कि बीजेपी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। पूरे पश्चिम बंगाल में थोड़ी ऊर्जा जरूर हासिल हुई थी 2014 में बीजेपी को, जब करीब 17% के करीब वोट मिले थे लोकसभा चुनाव में बीजेपी को, और तब बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव तरीके से पार्टी ने अपना जनाधार को बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन जो राष्ट्रीय चुनाव हुए, जो आम चुनाव हुए 14 में, और उसके बाद जो स्थानीय चुनाव हुए, निकाय चुनाव हुए, वहां तक आते आते बीजेपी का जो जनाधार है वो बिल्कुल जो उन्होंने हासिल किया था उसमें बिल्कुल कमी आ गई और वो उसी तरह से अपने पहले वाले स्थिति में ही वापस लौट गई। इस बार एक बार फिर बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक जिस भी तरह के यहां से संकेत मिल रहे हैं कि सीधा मुकाबला लेफ्ट फ्रंट कांग्रेस गठबंधन और टीएमसी के बीच में है। और ये जरूर है कि जो पिछली बार कांग्रेस थी वो टीएमसी के साथ गठबंधन में थी, लेकिन इस बार क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ने जिस तरह की अभूतपूर्व सफलता हासिल की लोकसभा चुनाव में, उसके बाद लेफ्ट और कांग्रेस के पास साथ आने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। और फिलहाल जो लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन है के तौर पर वो सामने है, और उसके मुकाबले में है ममता बनर्जी। इन्हीं दोनों के बीच में आप कह रहे हैं कि सीधा मुकाबला है, लेकिन बीजेपी कोशिश कर रही होगी कि कहीं ना कहीं वो फाइट में आए और प्रदर्शन अच्छा करे। ये दबाव भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणव इस तमाम जानकारी के लिए। और अब चलते हैं आसाम, बात वहां के सियासी समीकरणों। मंत्री नरेंद्र मोदी उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर तानाशाही रवैया अख्तियार करने का आरोप लगाया। अपनी मर्यादा को भूलकर संविधान को नष्ट करने की कोशिश करता है, हमारे देश की गंगा जमुनी परंपरा को खत्म करना चाहता है। तो वह आखिर वो किस परंपरा को लाना चाहते हैं? वो एक ही परंपरा लाना चाहते हैं, तानाशाही की परंपरा को। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर असम की उपेक्षा करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने विजय माल्या का नाम लिए बगैर केंद्र सरकार की आलोचना की। सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार बड़े पूंजीपतियों का हित साधती है। पूंजीपतियों के हजारों करोड़ के टैक्स माफ कर रहे हैं, यही नहीं उन्हें बैंकों से कर्ज लेकर विदेश भागने का पूरा मौका दे रहे हैं। लेकिन छोटे कारोबारियों के लिए क्या कर रहे हैं? छोटे कारोबारियों के लिए और उन पर टैक्स का बोझ बढ़ा दिया है। सोनिया गांधी ने तरुण गोगोई सरकार की प्रशंसा की और उनकी उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बीजेपी पर झूठे वादे करने और मतदाताओं को बरगलाने का आरोप भी लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने असम में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में उन्होंने सूबे में अपने दम पर सरकार बनाने का भरोसा जताया। गठबंधन समेत चुनाव की रणनीति पर उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता विशाल दहिया ने। सर, आपकी पार्टी यहाँ 15 साल सत्ता में रही है, लगातार 3 बार, चौथी बार आप लोग फिर सत्ता में आने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कह रहे हैं कि बहुत जबरदस्त है कांग्रेस के खिलाफ। कैसे, क्या स्ट्रेटेजी है? मेरे ख्याल में ये अकेली स्टेट है जहां एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बिल्कुल नहीं है, बल्कि उल्टा है। लोगों को ये लगता है कि अगर कांग्रेस की सरकार जाएगी और कि दूसरी पार्टी की सरकार आएगी तो बिल्कुल पॉलिसी उलट पलट हो जाएगी। जैसे यहाँ असम के अंदर तकरीबन 30,000 करोड़ से की लागत से ज़्यादा उद्योग लगे और नॉर्थ ईस्ट के दूसरे राज्यों में भी, और लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली। लेकिन एनडीए के आते ही वो जो पॉलिसी हमने नॉर्थ ईस्ट के लिए इंडस्ट्रियल प्रमोशन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनाई थी उसको ख़त्म कर दिया गया। तो वो गुस्सा, आक्रोश है नॉर्थ ईस्ट में और असम के अंदर। अब बीजेपी का कहना है कि जो एक तीसरी पार्टी है जो कि मुख्य विपक्षी दल है यहाँ, AIUDF, वो कांग्रेस की बी टीम है और दोनों मिलके एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि कोई सीधे तौर पर गठबंधन आप दोनों का नहीं हुआ, तो क्या कोई अंडरस्टैंडिंग कहा जाए कि है? नहीं, हमारा भी तो यही आरोप है
कि यूडीएफ तो बीजेपी की मदद करती है, इसलिए हर जगह कैंडिडेट खड़ी हो जाती है ताकि जो सेकुलर वोट है वो डिवाइड हो जाए और बीजेपी को लाभ होगा। और यही कारण है कि शायद इस दफ़ा यूडीएफ को शायद 2-4 सीट से ज़्यादा नहीं आएगी। वो लोग समझते हैं इस चाल को कि ये वोट बांटने की बीजेपी की एक साजिश है। क्या चुनाव के बाद अगर जरूरत पड़ी तो एआईयूडीएफ के लिए आपके दरवाजे खुले होंगे? मुझे नहीं लगता कि हमको किसी की जरूरत पड़ेगी। हम अपनी टांगों पे, अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे और मुझे लगता है कि पिछली दफा से ज्यादा सीटें इस दफा कांग्रेस को मिलेंगी। कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स वाला मुद्दा है उसको लेकर बीजेपी और एआईयूडीएफ दोनों आपको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ये खाली कम्युनल पॉलिटिक्स बीजेपी खेलती है और ये आज से नहीं खेलती है, कई दशकों से खेलती है। और कभी एक रीजन में जहां एक पर्टिकुलर धर्म के लोग बाहर से आए हैं वहां उस रीजन में वो तब तक जहां वहां पोल खत्म हो जाता है तो तब तक वहां चर्चा नहीं करते। जब दूसरे रीजन में आ जाते हैं जहां मुस्लिम माइनॉरिटी है तो फिर वहां वो बात करते हैं। तो ये बीजेपी का पुराना खेल है और ये कारतूस कई दफा निकल चुका है, अब इसमें कोई दम नहीं है। जी, तो ये थे राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के आला नेता गुलाम नबी आज़ाद साहब, जो कि कह रहे थे कि आसाम में कांग्रेस अपने दम पर सरकार बनाएगी। कैमरा पर्सन विवेक मतपाल के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, गुवाहाटी। और असम में सरकार बनाने में एआईयूडीएफ की कोई भूमिका रही तो वो कांग्रेस के साथ जा सकती है। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में पार्टी अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि वो सेक्युलर पार्टियों को साथ गठजोड़ करने को तैयार हैं। वो हालांकि चुनाव से पहले कांग्रेस के साथ किसी भी तरह के तालमेल से उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया। सर, आपकी पार्टी ज्यादा पुरानी नहीं है, 10 साल पुरानी है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में आप 18 सीटें जीतकर मेन प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी थे विधानसभा में। इस बार भी आप 70 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या नजरिया है आपकी बात? हमारा नजरिया देखिए, हमारी पार्टी को आसाम में लोगों ने जिस तरीके से एक्सेप्ट किया है और वेलकम किया है उससे हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमने हर किस्म के, हर जाति, हर धर्म के लोगों को 71 सीट्स में मोर देन 32 नॉन मुस्लिम भाई लोग हैं हमारे, औरतें हैं, मर्द हैं, सब मिला के। तो इसलिए हमारी उम्मीद है इस मरतबा हम लोग 40 क्रॉस करेंगे, इसकी हमें उम्मीद है और इसी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। आपने गठबंधन की कोशिश भी की थी लेकिन सिर्फ जेडीयू आरजेडी के साथ हुआ, तो क्या माना जाए कुछ अनसेड अंडरस्टैंडिंग है कांग्रेस के साथ? नहीं, कोई अंडरस्टैंडिंग हमारा किसी, क्योंकि हमारा पहले ही दिन से हमारा जो मेन प्रिंसिपल था एंटी कांग्रेस, एंटी बीजेपी, वो अपने जगह पे। पॉलिटिकल एनालिस्ट भी मान रहे हैं कि आपकी पार्टी शायद की टू द पावर, यानी कि आप किंग मेकर के तौर पर उभरें, तो क्या आपके दरवाजे कांग्रेस के लिए खुले रहेंगे? देखिए, आफ्टर इलेक्शन आज कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जहां तक बीजेपी का सवाल है, क्वेश्चन डज नॉट अराइज, बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। एक कांग्रेस के साथ हम डायरेक्ट जा नहीं सकते। 10 साल तक हमने वोटरों को यही कहा है कि हम लोग एंटी बीजेपी, एंटी कांग्रेस। कुछ यहाँ की लोकल पार्टियां इलेक्शन में हवा अगर हमारी तरफ होगी, सेकुलर पार्टियों की तरफ, वो एक दिन भी नहीं लगाएंगे, 10 मिनट में, 15 मिनट में वो टीवी में ये बयान देंगे कि हमने इस गठबंधन को सपोर्ट किया, वेलकम किया। तो मतलब कांग्रेस के लिए फिर भी कहीं ना कहीं दरवाजा शायद खुला रह सकता है। इनडायरेक्ट, देखिए, इनडायरेक्ट कलेगा आरजेडी होती है, जेडीयू होती है, और यहाँ की लोकल पार्टियां, मैं नाम नहीं लूंगा, अगर वो आगे बढ़ के आते हैं और उसमें कांग्रेस भी आता है तो वो कांग्रेस लेड गवर्नमेंट नहीं होगा, यूडीएफ लेड गवर्नमेंट नहीं होगा, एक गठबंधन की सरकार होगी और उसके अंदर हम लोगों का बड़ा अच्छा रोल रहेगा। जो एक इलीगल माइग्रेंट्स वाला इशू है, इमिग्रेंट्स वाला इशू है, और बीजेपी ने इस मुद्दे पर अपने मैनिफेस्टो में साफ तौर पर कहा है कि अगर वो सत्ता में आए तो वो इस मुद्दे का जड़ से हाल निकालेंगे। यहाँ लोकसभा इलेक्शन हुआ, मोदी जी आए और उन्होंने कहा जैसे ही हमारी पार्टी सत्ता में आएगी हम सारे बांग्लादेशियों को निकाल देंगे। बोलने का अंदाज है उनका, वो अंदाज ही रहा, अंदाज है यहाँ बहुत अच्छा है, लेकिन 2.5 साल उनके तकरीबन हम निकल गए। वो बहुत कुछ कर सकते थे, कुछ नहीं किया उन्होंने। हमारी पार्टी का क्लियर हुआ है कि हम 21 मार्च 1971 के पहले, एक दिन भी पहले कोई आया होगा वो इंडियन नेशनल माना जाना चाहिए। उसके बाद एक दिन भी बाद कोई आया है, ही शुड बी ट्रीटेड एज बांग्लादेशी और एज ए फॉरेनर। और गुवाहाटी से विशाल दहिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। विशाल, ये दोनों जो आपकी बातें रही, जो इंटरव्यूज रहे, बड़े दिलचस्प हैं। कांग्रेस कह रही है कि एआईयूडीएफ के साथ ना हम अभी साथ में हैं और ना हम चुनाव के बाद जाएंगे।
AIUDF कह रही है कि अभी तो हम साथ में नहीं है, लेकिन हो सकता है कि सेक्युलर पार्टी होने के नाते कांग्रेस का साथ। ये क्या कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बोल रहा है या ये AIUDF की मजबूरी है? क्या कहेंगे आप इसे? देखिए, सीधे तौर पर अभी जो दूसरे चरण का मतदान होना बाकी है, अभी 11 तारीख को वो मतदान होगा और जो निचले आसाम में जो ये 61 सीटों पर मतदान होना है दीपक, उसमें बहुत सारी सीटें, जबकि बल्कि कहा जाए ज़्यादातर सीटें ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस और AIUDF आमने सामने हैं। तो ये कांग्रेस की राजनीतिक मजबूरी अभी कहा जा सकता है कि वो सीधे तौर पर नहीं कह पा रही है कि AIUDF की ज़रूरत हमें पड़ सकती है या अगर पड़ी तो हम उनका समर्थन लेंगे। लेकिन AIUDF को ये मालूम है कि वो अपने दम पर सरकार नहीं बना सकते, इतनी बड़ी पार्टी बनकर वो नहीं उभरेंगे, कम से कम इस चुनाव में तो नहीं उभरेंगे। इसलिए वो अपने राजनीतिक जो दांवपेच हैं, बदरुद्दीन अजमल, वो साफ तौर पर खेल रहे हैं। उन्हें मालूम है कि जिन इलाकों में उनका प्रभाव है, जिन सीटों पर उनको जीत हासिल हो सकती है, वो उनको ये इस तरह की स्टेटमेंट देने के बावजूद भी जीत हासिल होगी। और इस तरह की स्टेटमेंट देकर वो शायद जो बाकी जो छोटे दल हैं, और उन्होंने साफ तौर पर कहा भी कि अगर कोई पोस्ट पोल सिनेरियो में कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा तो वो इसी शर्त पर होगा कि वो इनडायरेक्ट गठबंधन होगा, यानी कि उस सरकार की अगुवाई कांग्रेस नहीं करेगी। अगर कांग्रेस अगुवाई नहीं करेगी तो ही बदरुद्दीन अजमल की पार्टी इस तरह के किसी गठबंधन में शामिल हो सकती है, और ऐसा तभी संभव हो पाएगा जब बाकी जो छोटे राजनीतिक दल हैं असम में वो साथ आए। और उनको साथ लाने के लिए इस तरह की बयानबाजी चुनाव से पहले ही शुरू कर दी गई है, ताकि अगर चुनाव के बाद जरूरत पड़े तो सबको दिखाई दे कि बदरुद्दीन अजमल और उनकी पार्टी एक का, जिसे कहा जाए कि एक का बड़े जो अलग से एक गुट उभर कर सामने आए, उसके नेता के तौर पर सामने आ सकते हैं। और ये बयानबाजी हकीकत में कितना बदलती है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे पुदुचेरी की। पुदुचेरी में बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव आयोग के सामने अपनी शिकायतें रखी। कांग्रेस ने तो यहां तक कहा कि अगर उसकी शिकायतों का निपटारा नहीं होता है तो वो चुनाव का बहिष्कार कर सकती है। चुनाव आयोग की टीम के सामने कांग्रेस ने कई शिकायतें रखीं। पार्टी नेताओं ने कहा कि आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार ने 5000 लोगों को पिछले दरवाजे से नौकरियां दी हैं। पार्टी ने चुनाव आयोग के सामने इस मामले में उचित कदम उठाने की मांग की। After election code of conduct is coming on existence, the Pondicherry present government has appointed more or less 5,000 youths without knowledge of employment exchange and even without knowledge of the department, head of department and government. चुनाव आयोग ने कांग्रेस को आश्वस्त किया कि मामले की जांच के बाद समुचित कार्रवाई की जाएगी। Very soon we are likely to issue directions with regard to these so-called engagements on as laborers in various departments. Certain figures have come. We are asking some more figures and things will become very clear very quickly. चुनाव आयोग के सामने कांग्रेस समेत कई राजनीतिक पार्टियों ने अपने विचार रखे। बीजेपी ने भी धन के इस्तेमाल को लेकर कई शिकायतें की। बीजेपी ने कहा कि चुनाव आयोग को इसकी पड़ताल के लिए विशेष जांच दल गठित करना चाहिए। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी, पुदुचेरी। चुनाव आयोग का 2 दिनों का पुदुचेरी दौरा खत्म हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी की अगुवाई वाली टीम ने चुनाव तैयारियों से जुड़े मामलों की पड़ताल की। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए चुनाव आयोग पूरी तरह से मुस्तैद है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों की तरफ से मिली शिकायतों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। तैयारियों का जायजा लेने पहुंची चुनाव आयोग की टीम ने घोषणा की कि इस बार पुडुचेरी में पहले से ज्यादा अर्धसैनिक बल तैनात रहेंगे। धन बल के इस्तेमाल को रोकने के लिए कई कोशिशें भी की गई हैं। अब तक आयोग ने भारी मात्रा में अवैध धन और शराब जब्त किए हैं। More than 70 lakh has been seized as cash and more than 3,800 liter of liquor has been seized. However, the commission is not satisfied with this seizure work. आयोग का कहना है कि पुडुचेरी में चेक पोस्ट को मजबूत किया जाएगा। उड़नदस्तों में शामिल जवान जीपीएस से लैस होंगे ताकि उनकी गतिविधियों पर भी आयोग की नजर रहे। बैंकों, आयकर विभाग, सीमा शुल्क और व्यापारी संगठनों के साथ भी चुनाव आयोग ने बैठक की और आचार संहिता को मजबूत बनाने की दिशा में कई सुझाव दिए। शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग ने इस बार खास तैयारियां की हैं। There would be 60 model polling stations with
several additional facilities. For the first time, there would be 17 auxiliary polling stations, which will be all women polling stations. 3 constituencies will be having use of VVPAT. मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने हर घर में मेघदूत पोस्ट कार्ड भेजने का फैसला किया है। इस पोस्ट कार्ड में मतदान करने की अपील की जाएगी। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। पुदुचेरी का जो दौरा है वो चुनाव आयोग ने पूरा कर लिया है और चुनाव आयोग इस बात से पूरी तरह से आश्वस्त है कि यहाँ पर पूरी तरह से शांतिपूर्ण मतदान होगा। चाहे वो बॉर्डर एरियाज को सील करने की बात हो, लिकर सीजर की बात हो, कैश सीजर की बात हो। हालांकि थोड़ा सा असंतुष्ट ज़रूर है सीजर की जो कार्रवाई है उससे, लेकिन एक तरह से आश्वासन ज़रूर दिया है, एक तरह से आश्वस्त ज़रूर है चुनाव आयोग खुद कि इस बार पुदुचेरी में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान होंगे। अखिलेश सुमन इस वक्त हमारे साथ पुदुचेरी से जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। अखिलेश, पुदुचेरी की जो भौगोलिक स्थिति है वो बिल्कुल अलग है। 3 राज्यों में एक तरह से आप कह सकते हैं कि 3 अलग अलग सेगमेंट्स में, जो फ्रैक्शंस में है, पूरा भौगोलिक इलाका बटा हुआ है 4 अलग अलग जगहों पर। ऐसे में चुनाव आयोग को ये मतदान पूर्ण कराना कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? अब क्या आज चुनाव आयोग ने इस बात को माना कि जो भौगोलिक जो डिफिकल्टीज हैं उससे पार कैसे पाएगा चुनाव आयोग? चुनाव आयोग से ये बात पूछी गई तो चुनाव आयोग का ये कहना था कि चूंकि दरअसल तीनों राज्य, पौंडीचेरी, तमिलनाडु और केरल, तीनों की सीमा एक दूसरे से करीब करीब मिलती है, तो इसीलिए तीनों का चुनाव एक ही तिथि को रखा गया है ताकि जो पुलिस फोर्सेज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है और इलेक्शन के जो फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, उन सारों के बीच में तालमेल हो। नसीम जैदी से फिर मैंने बाद में पूछा कि पुडुचेरी तो बीच में तमिलनाडु भी है, फिर आंध्र प्रदेश में भी है। उन्होंने बोला कि पूरी तरह कोऑर्डिनेशन है और इस बात में कोई परेशानी नहीं है। सीमा चाहे जिस तरह की हो, हम पहले से भी चुनाव संपन्न करा चुके हैं पुडुचेरी में और ऐसी कोई घटना या ऐसी कोई दिक्कतें हमें नहीं आई हैं जिसके कारण यह कहा जाए कि इस तरह के राज्य में चुनाव कराने में कोई दिक्कत है। दीपक, शुक्रिया अखिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात तमिलनाडु की। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के मद्देनजर डीएमके ने गठबंधन में सहयोगी एक और पार्टी को सीटें दी हैं। डीएमके की सहयोगी पुथिया तामिज़गम पार्टी को डीएमके ने 4 सीटें दी हैं। इस तरह राज्य की 234 सीटों में से डीएमके ने सहयोगी दलों को 58 सीटों का बंटवारा कर दिया है। इसमें कांग्रेस को सबसे ज़्यादा 41 सीटें दी गई हैं। इस तरह डीएमके के पास अब चुनाव में लड़ने के लिए 176 सीटें रह गई हैं। पीटी ने अपनी मनपसंद 4 सीटों की लिस्ट डीएमके कोषाध्यक्ष एमके स्टालिन को दे दी है, जिस पर फिलहाल शुक्रवार को विचार होगा। 2011 के चुनाव में पीटी को 2 सीटों पर जीत मिली थी। और अब बात केरल की। केरल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सत्ताधारी यूडीएफ को चुनाव आयोग ने बड़ी राहत दी है। आयोग ने राज्य सरकार की मुफ्त चावल योजना से प्रतिबंध हटा लिया है। आयोग ने अप्रैल की शुरुआत से इस योजना पर रोक लगाने के आदेश दिए थे। राज्य सरकार ने पिछले महीने चुनाव आयोग से कहा था कि योजना का ऐलान चुनाव तारीखों की घोषणा से पहले हो चुका था, लिहाजा राज्य सरकार को योजना बहाल करने दिया जाए। आयोग ने सरकार की दलील जरूर मानी है, लेकिन कुछ शर्तें भी लगाई हैं। आयोग के मुताबिक योजना में किसी नए हितग्राही का नाम नहीं जोड़ा जाएगा। साथ ही किसी मंत्री या विधायक के मुफ्त चावल बांटने से जुड़े किसी भी कार्यक्रम में शिरकत करने पर भी रोक लगा दी गई है। सरकार ने चुनाव आयोग के कदम के खिलाफ कोर्ट में जाने की बात भी कही थी, लेकिन उससे पहले ही आयोग ने सरकार को राहत दे दी। लोकतंत्र 2016 के आज के सफर में इतना ही।